वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है कि जहां पर वो फ्री मोशन कर सके। गैस के पार्टिकल फिक्स तो रहेंगे नहीं, गैस के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन करते रहेंगे। यानी मैं मोशन करता हुआ कभी इधर भाग जाऊंगा, कभी मोशन करता हुआ इधर भाग जाऊंगा। मैं किसी के साथ कुश्ती लड़ रहा हूँ, इधर से ये भी मेरे साथ कुश्ती लड़ रहा है, ये वाला भी कुश्ती लड़ रहा है। लेकिन अगर मेरा फोर्स ज्यादा हुआ, उसका कम हुआ, तो भाई साहब ऐसे लेके जाऊंगा उसको, मुक्के मुक्के धुड़ाधुम पेलूंगा एकदम। जितनी ज्यादा मैं फूंक मारूंगा उतनी ज्यादा गैस क्या जाएगी, इसकी नीचे चली जाएगी। और जितनी नीचे जाएगी तो ये लिक्विड का जो सरफेस है इधर की तरफ उठेगा और इधर की तरफ नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं गैस स्टेट के लेक्चर नंबर 1 में। और आज के चैप्टर में हम बड़ा ही खतरनाक टॉपिक पढ़ेंगे और बड़े सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम होगा सम इंपोर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ गैस। और दूसरे गैस लो पढ़ेंगे भाई हम। आधे बच्चों को दिमाग में आएगा, सर क्या इस चैप्टर का पुराने चैप्टर से कोई लेना देना है? मैं कहूंगा 99% कोई लेना देना है नहीं। 1% थोड़ा सा हो सकता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमें यह बात समझनी होगी कि ये जो वेरिएबल्स हैं, गैस के जो वेरिएबल्स हैं, ये क्या चीज होती है। तो जरा देखिए बेटा, जब आप कोई भी न्यूमेरिकल उठाएंगे इस चैप्टर का तो वहां पर आप एक ही चीज पाएंगे। क्या? सोचिए, सर उस सिलेंडर में जो गैस रखी थी उसका वॉल्यूम कितना होगा, या फिर उस वाले फलाने ढिमकाने सिलेंडर में जो गैस रखी थी उसका प्रेशर कितना होगा, या उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसके अंदर कितने मोल होंगे गैस के। यही सब हम यहां पर वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और यही सब वेरिएबल होते भी हैं गैस के। जरा देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा जी वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होती है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, बोलो। वॉल्यूम का मतलब हो गया सर, जो नापा करते थे वो लीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, वही सब पढ़ा था हमने। लेकिन यहां पर हम दो चीजें समझेंगे। जैसे मान लीजिएगा किसी भी गैस को अगर मैं किसी भी कंटेनर में रखता हूं, किसी भी कंटेनर में रखता हूं, तो गैस जो है उस पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करके रखती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिएगा मेरे पास इस तरह का एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है, ऐसे मान लीजिएगा। अगर मैं कहीं पर भी इसके अंदर गैस फिल करता हूं, कहीं पर भी गैस फिल करता हूं, तो आप लोग ये बात तो मान ही लेंगे बेटा, या समझ ही जाएंगे कि गैस के पार्टिकल इसके अंदर चारों तरफ घूमते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल फिक्स तो होंगे नहीं अपनी जगह पर, और पूरे कंटेनर की जो वॉल्यूम होगी उसको ऑक्यूपाई करके रखेंगे, इसमें बड़े अच्छे से घूमते रहेंगे। अब आप मुझे बात बताओ, अगर मैं इसमें से थोड़ी सी गैस निकाल भी लूं और उसके बाद जो बची हुई गैस है उसकी वॉल्यूम पूछूंगी, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, आप कहोगे सर उसी जो निकाल लोगे आप वॉल्यूम थोड़ी सी यहां से, उसके बाद भी जो बची हुई आपके पास मास होगा गैस का, वो सेम ही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रखेगा। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है कि जहां पर वो फ्री मोशन कर सके, यानी ये पार्टिकल को मोशन करने का अधिकार मिल सके, वो घूमते रहे। तो बात समझिएगा बेटा जी, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफाइंड, बोलिए, इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी जिस भी कंटेनर में वॉल्यूम गैस को रखा जाएगा, गैस का वॉल्यूम भी वही होगा। यानी हम क्या कहेंगे बेटा जी, कि वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये आप लोग जानते हैं। लेकिन जब आप कभी न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के, कोई भी न्यूमेरिकल उठा लीजिए, किसी भी बुक का उठा लीजिए, तो वहां पर यूनिट कन्वर्जन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बहुत सारे बच्चों को। किसी क्वेश्चन में कोई वॉल्यूम पूछी होती है लीटर में, किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछी होती है मीटर क्यूब में, किसी में सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में। तो यहां पर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन आता है वो आता है यूनिट कन्वर्जन में, कि भाई हम यूनिट कन्वर्जन कैसे करें। तो जरा देखिए बेटा, जब कभी भी आप आज के बाद यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा। उदाहरण के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करूंगा बेटा जी मैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स। वो क्या है जरा देखिए, आप लोग ये बात तो जानते होंगे मेरे बच्चों कि अगर ये क्यूब है और मैं अगर ऐसी क्यूब लेकर चलता हूं जिसकी लेंथ 1 मीटर की हो, जिसकी हाइट 1 मीटर की हो, ठीक है भाई, जिसकी हाइट 1 मीटर की हो, और मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई उसकी जो ब्रेड्थ होगी वो भी 1 मीटर की हो।
आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना हो तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, जरा देखिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और उसी क्यूब के अंदर मान लीजिए गैस रखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इंटू में हाइट। ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं भाई, सब लोग जानते हैं फॉर्मूला। अब जरा देखिए, मान लीजिए मुझको सड़क उभर गई, मैं एकदम सनकी हो गया, मेरे दिमाग में आया कि चूना यार इस वाली जो ये क्यूब है ना, इसको एक एक लीटर करके मैं इसमें पानी डालता गया। बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत टाइम लगा, है ना, बहुत टाइम लगा। लेकिन मैंने ये देखा कि ये जब टंकी मैंने पूरी भरी थी तो इसके अंदर 1000 लीटर पानी आ गया था। एक्सपेरिमेंटली बात बता रहा हूं, 1000 लीटर पानी इसके अंदर आ गया था। तो हुआ क्या था कि जरा देखिए, अगर मैं ये कहूं दोनों साइड में कि भाई अगर मैं लेंथ को 1 मीटर लेता हूं, ब्रेड को 1 मीटर लेता हूं और हाइट को भी 1 मीटर लेता हूं बेटा, 1 मीटर लेता हूं, तो तब टोटल वॉल्यूम जो थी वो 1000 लीटर के बराबर आती है। यहां से आप देखेंगे 1 मीटर की मल्टीप्लाई 1 मीटर से, 1 मीटर की मल्टीप्लाई 1 मीटर से, तो क्या ये हमारे पास राइट हैंड साइड में 1 मीटर क्यूब हो जाएगा? और ये किसके बराबर होगा बेटा जी? 1000 लीटर के बराबर। तो देखिए जरा, एक यूनिट कन्वर्जन तो आप लोगों को यहीं पर समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों कि भाई 1000 लीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर है। या अगर इस 1000 को आप उधर लेकर जाना चाहें तो आप लोग ये भी समझ सकते हो, क्या भाई, आप लोग ये भी समझ सकते हो कि सर 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो हमारे पास 1000 लीटर कह लीजिए, या 1 लीटर जो होता है वो हमारे पास 10⁻³ मीटर क्यूब कह लीजिए। तो एक तरीके से ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी कन्वर्जन, और आप बड़ी आसानी से इस बात को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके माइंड में आएगा सर बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा भी तो होता है कि जो वॉल्यूम होगी हमारे पास वो लीटर में ना होकर, मीटर क्यूब में ना होकर डेसीमीटर में दे रखी होती है, तब क्या करेंगे हम? तो जरा देखिए, जरा देखिए मेरे शेरों, हम लोग जानते हैं कि भाई अगर मुझे पता है कि 1 मीटर हैज 10 डेसीमीटर, ये बात तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में सिखा दी होगी कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस 1 मीटर की जगह पर 10 डेसीमीटर रख दूं, यहां पर 10 डेसीमीटर रख दूं और यहां पर 10 डेसीमीटर रख दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना भाई? आप कहोगे नहीं सर दिक्कत तो नहीं आएगी। तो जरा देखिए भाई, आप प्लीज समझिएगा इस बात को। मैंने कहा कि भाई मैं लिख रहा हूं यहां पर 1000 लीटर जो एज इट इज था, इधर मैंने क्या लिखा, 10 डेसीमीटर इंटू में 10 डेसीमीटर इंटू में 10 डेसीमीटर, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। और हम लोगों ने ये देखा इसको सॉल्व करते हुए कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 जीरो थी, राइट हैंड साइड में 3 जीरो थी, तो क्या हर जीरो जब कैंसिल हो जाएगी तो हम ये बात समझ जाएंगे कि 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा बेटा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, इसको कौन रोक सकता है? तो यहां पर आप लोगों ने जो है एक और यूनिट कन्वर्जन पढ़ लिया भाई। 1 लीटर जो होगा वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, बढ़ते रहिए आगे, क्या होगा जरा देखो भाई। मान लीजिएगा अब हम बात कर रहे हैं सर हमने ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर क्यूब भी देखा है, प्लीज उसका भी यूनिट कन्वर्जन बता दीजिए। तो जरा देखिए बेटा क्या करना है हमें। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, इतना तो हम जानते हैं, इतना तो हमें मैथ्स आता ही है बेटा जी। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। मान लीजिए कि ये जो इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी थी कि 1000 लीटर बराबर होगा 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर, क्या मैं इस 1 मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर रख सकता हूं? आप कहोगे सर रख लो, हमें क्या जा रहा है, रख लीजिए आप। तो हुआ क्या, मैंने लिखा 1000 लीटर बराबर 100 सेंटीमीटर इंटू में 100 सेंटीमीटर और इंटू में 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 जीरो, राइट हैंड साइड में 6 जीरो, तो यहां पर 3 जीरो जो है वापस में ऐसे 1 2 3 1 2 3 वो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या होगा आगे जरा देखिए, हम कहेंगे सर 1 लीटर जो आया है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया। बढ़िया हो गया भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया।
यानी 1 यूनिट कन्वर्जन हमारे पास ये भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या हुआ होगा। सर आपने लीटर में तो कन्वर्जन करवा दिए, प्लीज एक बार उसमें मिलीलीटर में भी करवा के दिखाइए। तो यार हम लोग एक बात जानते हैं, जिसके पीछे ml आ जाता है, सॉरी मिली आ जाता है, समझना किसी एक पार्ट के अंदर उसके 1000 पार्ट होंगे। तो यानी क्या मतलब हुआ, अगर मैं ये जानता हूं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, देख लीजिएगा फिर से, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, क्या बोला जरा देखो मैंने। हम लोग ये बात जानते हैं कि 1 लीटर का मतलब क्या हुआ, वी नो दैट 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। अगर मैं इस 1 लीटर की जगह पर 1000 ml कर दूं मेरे बच्चों, तो आप लिखोगे कैसे, आप समझोगे कैसे? आप कहोगे सर 1000, इसकी जगह पर ml लग दीजिए, राइट हैंड साइड में तो आपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब किया ही हुआ था। आप देखोगे कि यहां पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास आएगा कि 1 ml जो होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तो लो, एक और यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को आ गया, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। कृपया करके इन यूनिट कन्वर्जन को आप लिख लीजिए, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म ख्याल बची होगी तो। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम तो हम बता चुके हैं कि जिस कंटेनर में गैस को रखा जाएगा उसकी वॉल्यूम ही वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम कहलाएगी। और किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी आपको डेटा दे रखा हो, कोई भी यूनिट दे रखी हो, उस यूनिट को हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर ही लेंगे, क्योंकि हमने आपको एक तरीका बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, पोकैम्बो अब आगे बढ़ रहा है, नोट करिए फटाफट। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, ओ भाई साहब, टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करेंगे भाई। तो जरा देखिए टेम्परेचर में क्या करना है। आप लोगों को जनरली हर एक न्यूमेरिकल में जो टेम्परेचर होगा, या तो वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा या फिर वो केल्विन में दे रखा होगा। डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को आमतौर पर हम जो बताते हैं, थर्मोमीटर जो बताता है उसी के बारे में बात करते हैं। बट जो केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर जब किसी इक्वेशन में हम टेम्परेचर की वैल्यू पुट करते हैं या टेम्परेचर का यूज करते हैं, तो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही यूज करते हैं। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। यानी कहीं ना कहीं हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट भी करना आना चाहिए। ठीक है, जरा देखिए कैसे। हम एक बात बताता हूं, टेम्परेचर को आप टी से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो होगा उसको आप टी से डिनोट करेंगे। बट उस रिप्रेजेंटेशन में भी एक कमाल की बात है, एक होगा हमारे पास क्या बेटा जी, छोटा टी, और एक होगा हमारे पास बड़ा टी यानी कैपिटल टी। ध्यान रखना है कि जब हम छोटे टी की बात करेंगे, स्मॉल टी की बात करेंगे, उसका मतलब होता है कि आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करोगे डिग्री सेल्सियस में, और कैपिटल टी का मतलब होता है आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करोगे केल्विन में। अब जरा देखिए, ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल टी एंड टी। ठीक है भाई, ताकि आप लोग एक टेम्परेचर को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट आसानी से कर लें। तो जरा देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी आप टेम्परेचर निकालना चाहते हो केल्विन में, तो कैपिटल टी बराबर होता है स्मॉल टी प्लस के 273.15। ये आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी मेरे बच्चों। ये अगर आप इक्वेशन याद रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। हो सकता है कि जब आप कभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर 273.15 ना लेकर आप 273 भी ले लोगे, तब भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट ही आएगा। ये तो मैंने बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन लिखी है। अगर आप 273 लेंगे तब भी कोई बवाल वाली बात होगी नहीं। अब जरा देखो, इसी इक्वेशन पर बेस्ड मैं कुछ आपको एक दो क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन आपको करने होंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि उनका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, जरा देखिए, हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द टेम्परेचर
of 30 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल, मतलब केल्विन पर बताना है आपको बेटा जी। दूसरा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है भाई। थर्ड और तीसरा हो जाएगा हमारे पास क्या, जरा देखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट द टेम्परेचर कैलकुलेट द टेम्परेचर। ये वाली ज्यादातर यूनिट में क्यों करवा रहा हूं, इन्हीं टेम्परेचर को मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आगे आप इन्हीं का यूज करेंगे जनरली। ठीक है, तो जरा देखिए, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल ये आपको बताना पड़ेगा भाई। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क भी है और आपको ये सॉल्व कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने भी है। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट आप आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। जब बात टेम्परेचर की हो जाएगी तो बात आएगी प्रेशर की, और प्रेशर के ऊपर मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता था अगर मैं एक्सप्लेन ना करूं, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ जाना एक एक की रगों में प्रेशर दौड़ेगा। क्या होता है प्रेशर, जब समझिएगा। मान लो कि मैं कोई गैस का पार्टिकल हूं, मैं गैस का पार्टिकल हूं, और जिस रूम में, जिस स्टूडियो से मैं क्लास ले रहा हूं वो क्यूबिकल टाइप का है, कोई भी कंटेनर है। अब गैस के पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स तो रहेंगे नहीं, है ना, गैस के पार्टिकल फिक्स तो रहेंगे नहीं, गैस के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन करते रहेंगे। यानी मैं मोशन करता हुआ कभी इधर भाग जाऊंगा, कभी मोशन करता हुआ इधर भाग जाऊंगा, कभी मैं इधर से, देखो इधर से मोशन करता हुआ डुम टकराऊंगा इससे। तो क्या होता है कि जब कभी भी कोई कंटेनर में गैस के पार्टिकल होते हैं तो वो रैंडम मोशन करते रहते हैं और कंटेनर की वॉल से लगातार टकराते रहते हैं। ये बात समझना। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, तो जरा देखिए, अगर मैं ये बात कहूं आप लोगों से कि मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा बताओ जल्दी से। ओहो, सीधी लाइन नहीं खींच रही, बेइज्जती करवा रही बच्चों के सामने। हाँ, बहुत तेज हो रहे हैं, मार्कर को पीटेंगे फिर हम। इधर समझिएगा, मान लीजिएगा ये कोई गैस पार्टिकल है बहुत सारे जो इसके अंदर थे, और ये गैस पार्टिकल कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, कोलिजन करते रहेंगे, एक दूसरे का टकराते रहेंगे, गैस के कंटेनर के साथ टकराते रहेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, गैस के पार्टिकल है, पार्टिकल होंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई मास जरूर होगा। अगर मोशन कर रहे हैं तो इनकी कोई वेलोसिटी भी होगी, कोई वेलोसिटी होगी तो मतलब कोई एक्सेलरेशन भी होगा कि नहीं होगा, बोलिए। आपको अक्सर बात समझ में आ रही है। जब कोई चीज एक्सेलरेट फॉर्म में रहती है, उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है, और उसका मास भी होता है। अगर वो किसी चीज से टकराए, मान लीजिए मैं इस बोर्ड से टकराऊं, तो धड़ाम एकदम से ये बोर्ड हिलेगा कि नहीं हिलेगा। यानी क्या मैं इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में टाइम के साथ। अगर मैं गैस पार्टिकल हूं और मैं रैंडम मोशन कर रहा हूं, और करते करते मैं गैस के कंटेनर पे ऐसे टकराया धड़ाम, तो क्या होगा इस वाले बोर्ड का, इस पर फोर्स लगेगा। और आप लोग ये भी जानते होंगे, जो ये कंटेनर है, इसकी जो वॉल है, उनका जो एरिया है वो कांस्टेंट है, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। ये बात आप जानते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी नो दैट ठीक है भाई, क्या जानते हैं हम, समझिएगा। the gas particles in a container are moving with acceleration या with a velocity, with acceleration
and they have some, उनका कोई ना कोई फिक्स्ड मास तो होता ही है बेटा जी, फिक्स्ड मास, ठीक है भाई। हेंस ये बात हमें समझ में आती है कि गैस पार्टिकल एक फोर्स लगाते हैं कहां पर, गैस के कंटेनर की वॉल पर, तो हम कहेंगे हेंस the gas particles exerts a force on the wall of the container, on the wall of the container। अब हम ये बात जानते हैं बेटा जी कि P जो होता है, यानी प्रेशर जो होता है, वो बराबर होता है फोर्स बाय एरिया, यानी जब किसी एक कांस्टेंट एरिया पर फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स, प्रेशर कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जरा देखिए, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है बेटा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब सराउंडिंग यानी एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती है तो उसको हम 1 atm मानकर चलते हैं, स्टैंडर्ड 1 atm मानकर चलते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि प्रेशर की यूनिट बार में भी दी होती है बहुत सारे क्वेश्चन में। यानी जब ये एक्सपेरिमेंट बैरोमीटर के अंदर किया गया तो उसके ऊपर क्या, उसके नाम से भी इसको एक मान लीजिए कि एक यूनिट दी गई जिसका नाम बार था। एक और यूनिट आपने सुनी होगी टोर। टोर यूनिट कहां से आई होगी कि जब बैरोमीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टोरिसेली, तो उन्होंने सोचा होगा कि यार मैं अपने नाम पे यूनिट दे देता हूं, तो उन्होंने टोर भी एक यूनिट दी। और एक उन्होंने यूनिट ऐसे भी दी कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बैरोमीटर के अंदर तो उन्होंने लिक्विड क्या लिया था, मरकरी, तो एक mm ऑफ Hg या cm ऑफ Hg नाम की भी यूनिट आप लोगों ने सुनी होगी। तो इन सारे यूनिट का कोई ना कोई लेना देना है एक दूसरे से, और ये सारी की सारी यूनिट होती है प्रेशर की। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी SI यूनिट के बारे में बताना चाहता हूं। SI यूनिट, ठीक है भाई, SI यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में बताना चाहता हूं। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, जरा देखो बेटा, आप एक बात बताइए, SI यूनिट फोर्स की क्या होती है? आप कहोगे सर न्यूटन होती है। और एरिया की क्या होगी भाई? आप कहोगे सर मीटर स्क्वायर। अगर मैं ऊपर लिखता हूं न्यूटन, नीचे लिखता हूं मीटर स्क्वायर, तो क्या बेटा जी वो बराबर होगी हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलिए, आप कहोगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पास्कल भी कहते हैं। ये होती है SI यूनिट। बट अदर जो और दूसरी यूनिट हैं जिनको हम ज्यादातर न्यूमेरिकल में देखते हैं, वो कौन कौन सी होंगी? ATM, ठीक है भाई, बार, mm ऑफ Hg, cm ऑफ Hg और टॉर। उनमें और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन, ये भी हमें बताना पड़ेगा। जरा देखिए बेटा जी, सम इंपोर्टेंट रिलेशनशिप अगले पेज पर करा देता हूं, ठीक है भाई। जरा देखिए क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे सम इंपोर्टेंट रिलेशनशिप। भाई साहब खुश हो गए रिलेशनशिप के नाम से, इधर देखिए चुपचाप। सब इंपोर्टेंट रिलेशनशिप, 1 ATM जो होता है वो 101325, याद रखेंगे मेरे साथ, क्या बोला मैंने? 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? पास्कल भी कहते हैं। इसको हम पास्कल भी कहते हैं, ये बात समझिएगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं बार की, तो ध्यान रखनी है एक बात, 1 बार जो होता है वो बराबर होता है बेटा किसके? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल के बराबर। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे रिलेशन निकालना हो ATM में और बार में, तब हम क्या करेंगे? जरा देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक बार जो है वो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, मान लीजिए कि 10⁵ को मैं उधर लेके चला जाऊं और यहां पर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर रखूं, तो आप लोग देखेंगे कि 1/10⁵ बार, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, यहां पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आपको सर आ गया। यानी क्या इसको मैं
10⁻⁵ बार लिख सकता हूं इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, आपको कौन रोक सकता है? तो जरा देखिए, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी पूरी, इसका इलाज है बस यही। ये यूनिट भी आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। अब अगर मुझे एटीएम को कन्वर्ट करना है बार में, तो क्यों ना मैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पर रख देता हूं 10⁻⁵ बार। तो आप लोग क्या जानते हैं, जरा देखिए, जब हम यहां पर रीअरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जरा देखो ध्यान से। जब हम यहां पर रीअरेंज करेंगे तो हम क्या करना है, देखिए, हम लिखेंगे कि 1 एटीएम जो है, 1 एटीएम जो है, 1 एटीएम जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 101,325 इंटू में 10⁻⁻⁵ बार, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 एटीएम बराबर 1.01325 बार के बराबर। यानी यहां पर हमारे पास एक रिलेशन आया है एटीएम में और बार में। तो याद रखेंगे मेरे बच्चों, ये बात रख लेना चुपचाप बात याद। तो आप रखेंगे भाई 1 एटीएम बराबर होगा इतने बार के बराबर। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको समझा दी है। ये 3 बात आपको याद रखनी है जो मैंने आपको रिलेशन बताया है। ये अगर याद रखोगे तो धरती का कोई भी न्यूमेरिकल हो सब कुछ हिला दोगे आप। ध्यान रखना मेरी बात। आगे चलिए भाई, सुनिए मेरी बात। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कौन सा, बैरोमीटर। और बैरोमीटर में कैसे प्रेशर मेजर करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। आप ये समझिएगा, पहले तो डेफिनेशन समझिए कि क्या है बैरोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इट कंसिस्ट इनवर्ट ट्यूब, यानी उल्टी ट्यूब को लेंगे हम लोग, filled with mercury in the dish of mercury. The height of mercury column is measure of the atmospheric pressure at that place. मतलब तुम्हें समझ नहीं आएगा समझ में नहीं आएगा। कैसे हमारे होते ऐसा हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा? असंभव। इधर देखिए भाई, इधर देखिए, इधर देखिए प्लीज। मान लीजिएगा आप लोगों को मैं एक बात समझाना चाहता हूं, फिर आप जब इस बात को समझ लेंगे उसके बाद आप डिटेल में जाएंगे कि बैरोमीटर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। मान लीजिएगा कि मेरे पास एक शीट है, मेरे पास एक शीट है, ठीक है भाई, और इस शीट के दोनों तरफ मुझे एक फोर्स अप्लाई करना है। एक फोर्स जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी F1, और दूसरी फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी जिसको मैं कहूंगा F2। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि फोर्स जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। आप मुझे बताइए, ये एक बीच में एक शीट है, एक इंसान है जो इसको इधर से ऐसे पकड़े हुए इधर फोर्स लगा रहा है, पूरी ताकत लगा दी, ऐसे ताकत लगा रहा है। दूसरा आदमी इधर से, भाई WWE का पहलवान, इधर से पूरा फोर्स लगा रहा है, पूरा एकदम ताकत लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है। इस तरीके से सोचना है। तो आप लोग क्या देखोगे भाई, मान लीजिएगा कि सर पहली कंडीशन में मैं अगर बात करूं, पहली कंडीशन की बात करूं, अगर मैं यहां पर कहता हूं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2, अगर दोनों इंसानों का फोर्स बराबर रहा तो आप बताइए ये जो शीट है, ये जो बीच में शीट थी, दीवार थी, क्या ये उधर जाएगी या इधर जाएगी? आप कहोगे सर ना तो ये उधर जाएगी ना ये इधर जाएगी, क्योंकि दोनों का फोर्स क्या है, बिल्कुल बराबर है। दोनों का नेट फोर्स क्या हो गया बेटा, बिल्कुल बराबर हो गया। और जब नेट फोर्स बराबर हो जाएगा दोनों साइड से, तो नेट फोर्स हमारे पास 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और शीट ना लेफ्ट साइड मूव करेगी ना राइट साइड मूव करेगी, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो मैं यहां पर रखूंगा शीट रिमेन्स, शीट रिमेन्स एट इट्स एग्जिस्टिंग प्लेस, एग्जिस्टिंग प्लेस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात समझिएगा भाई, आराम से समझिए, पूरा टाइम है अपने पास, पूरा चैप्टर हम धड़ाम से करेंगे। और ध्यान रखना, दी बेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री, दी बेस्ट चैप्टर होने वाला है ये मत सोचना कि हलवे में ले लिया, बहुत टफ लगता था सर हमें जब हम पढ़ते थे पहले, या हमने ढंग से पहले नहीं पढ़ा। एक एक टॉपिक धज्जा उड़ाएंगे। पर देखो यहां पर दूसरी कंडीशन तुम सोचकर बताओ। मान लीजिएगा अगर मैं ये कहता हूं कि फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है फोर्स 2 के मैग्नीट्यूड से, आगे नहीं मैं बोलूंगा,
फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है फोर्स 2 के मैग्नीट्यूड से, यानी ये वाला फोर्स इधर से ज्यादा लग रहा है, उधर से फोर्स क्या लगेगा बेटा जी, कम लगेगा। तो क्या बेटा जी शीट उधर से इधर की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी? तो आप लोगों को बताना है शीट का पोजीशन कि वो मूव करने वाली है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे ये बात, ठीक है भाई? ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, होमवर्क। आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन, ठीक है भाई? तीसरी कंडीशन देखिए बच्चों, क्या है वो तीसरी कंडीशन, जरा देखो तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 छोटा है और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2 बड़ा है, यानी F2 वाला फोर्स ज्यादा है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई जो शीट है वो किस तरह से मूव करेगी, वो किस तरह से मूव करेगी। तो ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया है और यहां पर लिख दिया बेटा जी होमवर्क। आप लोग कैसे देंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बोलो। आप लोग इस तरीके से देंगे कि ये हो जाएगा आपके पास कंडीशन 2 और वो हो जाएगी कंडीशन 3, कि सर कंडीशन 2 में ऐसा हुआ था और कंडीशन 3 में ऐसा हुआ था। देखिए फील मैं आपको दे चुका हूं, पूरा पूरा समझ में आपको आ रहा है। अब क्या होता है कि ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है वो एक कांस्टेंट एरिया पर लग रहा है, और हम ये जानते हैं कि कांस्टेंट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। बोलो यार आपको, सर बिल्कुल ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो आप लोगों को क्या लगेगा जरा देखिए, आप लोग कहोगे सर अगर हम बात करते हैं फोर्स की या प्रेशर की, तो प्रेशर जो है वो बराबर होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। मान लीजिएगा अगर एरिया कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, फोर्स के। और जो मोशन होता है, मतलब जो मूवमेंट होगा, वो हमेशा हाई फोर्स से लो प्रेशर लो फोर्स की तरफ होगा। जैसे मान लीजिएगा मैं किसी के साथ कुश्ती लड़ रहा हूं, इधर से ये भी मेरे साथ कुश्ती लड़ रहा है, ये वाला भी कुश्ती लड़ रहा है, लेकिन अगर मेरा फोर्स ज्यादा हुआ उसका कम हुआ तो भाई साहब ऐसे लेके जाऊंगा उसको और मुक्के मुक्के धुड़ाधुड़ पेलूंगा एकदम, है ना? तो जरा देखो वो एकदम अपनी साइड में जाता रहा क्योंकि मेरा फोर्स ज्यादा है, ठीक है जी? तो यहां पर आपको समझना है कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा किसी कांस्टेंट एरिया पर। और ये जो मूवमेंट होते हैं शिफ्टिंग की, ये हमेशा हाई फोर्स से लो फोर्स की तरफ या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो ठीक है भाई, जरा देखिए जरा देखिए ध्यान से, मूवमेंट हैपन्स होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या हाई फोर्स टू लो फोर्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी तक आपको समझाई है। आगे देखिए भाई, आप लोग समझिएगा ध्यान से। मान लीजिएगा आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है? मैं इधर देखता हूं ओपन करके कोई बढ़िया सा कंटेनर मिल जाए तो भाई। टेन 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 ऑब्जेक्ट बूथ। अरे ये क्या हो गया, ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ओ भाई हटाओ 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 इसको हटाओ भाई, ये तो कुछ बवाल हो गया। इधर देखते हैं, चलो इधर देखिए बेटा। मान लीजिएगा हमसे ओपन नहीं हो रहा, इधर से देखिए। मान लीजिएगा कि आपके पास ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और जिसके अंदर मैंने एक लिक्विड फिल कर दिया है, जिसके अंदर मैंने एक लिक्विड फिल कर दिया गया है, ठीक है भाई? और ये जो कंटेनर मैंने रखा है ना, ये जो कंटेनर मैंने रखा हुआ है, ये कंटेनर मैंने हवा में रख दिया है, हवा में, एयर में। तो ऊपर जो ये पार्टिकल मैं दिखा रहा हूं ग्रीन कलर के, इनको समझना कि यहां पर ये ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स हैं ये एयर के पार्टिकल हैं, ठीक है? और आप लोग ये भी जानते होंगे कि एयर के पार्टिकल यानी सराउंडिंग के पार्टिकल भी नॉर्मल लिक्विड पर ऊपर से एटमॉस्फेयर जो है वो 1 atm का प्रेशर अप्लाई करेगा। क्या करेगा जी? 1 atm का प्रेशर अप्लाई करेगा। ये बात मैंने बताई थी कि हमने स्टैंडर्ड माना हुआ था।
और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, हमारे पास एक इन्वर्टेड बॉइलिंग ट्यूब मान लीजिए, ये एक ट्यूब है इस तरीके से, इस तरह से नहीं बन रहा भाई, ठीक है, इधर देखिए, ये हमारे पास एक इन्वर्टेड ट्यूब है और जिसके अंदर कोई गैस नहीं है। कोई गैस का मतलब नहीं है कि हम कहेंगे कि नो गैस इनसाइड द ट्यूब, इनसाइड द ट्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी कि वैक्यूम होगा पक्का, कि भाई कुछ है ही नहीं। तो जरा देखो, एक बात बताना चाहता हूं मैं, आप कुछ फील करके देखना कि भाई जो लिक्विड ले लो, जो मैंने आपको ये लिक्विड लिया है यहां तक, इसकी एक लेयर होगी, इसका एक लेवल होगा, ये वाला लेवल है, इसके ऊपर गैस और नीचे लिक्विड है, ये समझ लेना। और होता क्या होगा कि भाई इस सरफेस पर, ये जो मैंने सरफेस आपको दिखाया, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस पर हम लोग जानते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल भी आपस में मोशन करते हैं, कोलिजन करते हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर जब इस सरफेस पर जब कोई एक फोर्स लगा रहे होंगे तो एक कोई ना कोई प्रेशर भी लगा रहे होंगे, बोलो यार, आप कहोगे सर बिल्कुल। और सेम टू सेम ऊपर जो गैस होगी हमारे पास, वो गैस के पार्टिकल भी कंटिन्यूअसली कोलिजन करते रहते हैं, और जब वो इस सरफेस से टकराएंगे तो यहां पर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। आप समझना, ये जो ऊपर का एरिया है इस लिक्विड का, ये तो कांस्टेंट है, एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक फोर्स नीचे से लग रहा है, और क्योंकि ये लेवल पानी का, ये लेवल या मान लीजिए किसी लिक्विड का ये लेवल बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, अपनी जगह पर फिक्स है, इसका मतलब क्या रहा होगा, अंदर का फोर्स बाहर का फोर्स बराबर रहा होगा, यानी अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या रहा होगा, बिल्कुल बाहर रहा, मतलब सेम रहा होगा, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है, जो हम बात करेंगे इसके ऊपर, इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस द प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm, यानी जो सराउंडिंग प्रेशर लगा रही है उसी के बराबर होगा। अब मैंने क्या काम करा, इस इन्वर्टेड ट्यूब को मैं उठाकर लाया, और लाने के बाद मैंने क्या काम करा जरा देखिए, उस इन्वर्टेड ट्यूब को यहां पर रख दिया, एक मिनट दीजिए, उस इन्वर्टेड ट्यूब को मैंने मान लो यहां पर रख दिया बेटा, ऐसे, उस इन्वर्टेड ट्यूब को मैंने ऐसे रख दिया। अब एक बात बताओ यार, जो ये इन्वर्टेड ट्यूब थी जिसमें वैक्यूम था, जिसमें कोई गैस थी नहीं, वहां पर तो प्रेशर बिल्कुल जीरो होगा। भाई वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है कि P इक्वल्स टू जीरो होगा यहां पर। और हम लोग ये बात जानते हैं कि यहां पर इस लेवल पे अंदर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो, या फिर बाहर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा था वो 1 atm के बराबर था। लेकिन जैसे ही आप यहां पर ट्यूब रखोगे तो अंदर की तरफ से जो प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पर, वो तो 1 atm के बराबर होगा कि नहीं होगा। और बाहर क्या होगा बेटा, इसके अंदर कितना होगा, वैक्यूम। तो होता क्या है कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि प्रेशर का जो मूवमेंट होता है, ठीक है भाई, मूवमेंट जो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो आप मुझे बताइए, इस लेवल पर, इस लेवल पर नीचे जो है लिक्विड 1 atm का प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ऊपर इस ट्यूब के अंदर कोई प्रेशर नहीं है, तो क्या ये लिक्विड कहीं ना कहीं चढ़कर ऊपर की तरफ चल जाएगा ऐसे, बोलो, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल किसी ना किसी एक लेवल तक तो ये जाएगा, किसी ना किसी एक लेवल तक तो जाएगा। मान लीजिएगा कि ये एक लेवल तक गया, ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गया, और आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग क्या करना होगा कि ये हाइट मेजर करनी होगी यहां से यहां तक। जितनी ज्यादा ये हाइट, जितना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा लिक्विड कोई ऊपर जाएगा, समझ जाना, समझ जाना कि उसकी हाइट, उसका प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है भाई, ये बात आपको मैं समझा रहा हूं। अब बात यह है कि आपके माइंड में आ रहा होगा सर हाइट का और प्रेशर के साथ क्या लेना देना है, हाइट का और प्रेशर के साथ क्या लेना देना है। तो जरा देखिए बेटा, अभी मैंने आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग समझाई, ये बैरोमीटर के बारे में बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर की तरफ होता है,
अंदर यहां पर या वेपर होगा या कुछ नहीं होगा, वैक्यूम होगा। ठीक है भाई, और हम लोग क्या लेंगे, ये हाइट जो है ऊपर की तरफ मूव करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये सब मैंने बताया। आप लोग जानते हैं कि प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन में एरिया। आप एक बात बताओ बेटा, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल पार्टिकल की, कि जब ये पार्टिकल होंगे एयर के पार्टिकल, इनका कोई ना कोई सर्टेन मास होगा, इन पर कहीं ना कहीं ग्रेविटी वर्क कर रही होगी। और हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, mg। बोलो आपको कि सर बिल्कुल होगा। तो क्या मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं mg बाय ए, mg बाय ए आप लोग सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं h से और नीचे भी मल्टीप्लाई h से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि एरिया इंटू में हाइट, एरिया इंटू में हाइट वॉल्यूम कहलाता है। तो आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा जी, m का मतलब क्या हो जाएगा, मास, a इंटू में हाइट क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, g रहेगा क्या एज इट इज, और ऊपर h भी क्या रहेगा एज इट इज। तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी। तो प्रेशर किसके बराबर हुआ, प्रेशर बराबर हो जाएगा बेटा मेरे पास रो, प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी यानी रो जी और एच के बराबर। आपके माइंड में आएगा सर इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट किसके बराबर होगी, वो यूनिट किसके बराबर होगी। तो जरा देखिए, धीरे धीरे देखिए, सब बात समझाएंगे हम। अगर आप डेंसिटी को लेते हैं क्या, बोलो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो आपको पता है ग्रेविटी को आपको क्या लेना पड़ेगा, बोलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और हाइट को आपको मिलेगा मीटर में। तो आप इस तरह से आप इसकी एसआई यूनिट भी निकाल लेंगे या इससे न्यूमेरिकल कर लेंगे। लेकिन यहां पर जब आप क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कैसे कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, अब जरा देखो, ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला हुआ, ये तो हो गई एक बात। बैरोमीटर मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं, टास्क बिल्कुल करेक्टली। जरा देखिए, टास्क 1 सेम टाइप होगा। जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, पूरी की पूरी सराउंडिंग दे रखी है, यानी हवा के जो पार्टिकल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हवा के पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहे हैं हवा में, चले जैसे हवाएं सनन सनन टाइप। ठीक है भाई, तो हुआ क्या कि ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन करते रहेंगे, हवा में घूमते रहेंगे, सराउंडिंग क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। सराउंडिंग क्या होगी भाई साहब, बिल्कुल सेम होगी। लेकिन होगा क्या, जरा देखिए, होगा क्या, जरा देखिए कि भाई मेरे पास सराउंडिंग तो बिल्कुल सेम, यानी बाहर हवा जो वातावरण है वो बिल्कुल सेम है, पर आपके पास डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा मेरे पास कि सर मेरे पास कंटेनर दो अलग अलग होंगे। ठीक है, दो अलग अलग कंटेनर होंगे, दो अलग अलग कंटेनर होंगे। और यहां पर एक और चीज होगी, ध्यान रखना भाई, क्या होगी समझिएगा, कि इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा रहेगा, इसके अंदर भी एक लिक्विड होगा, और इसके अंदर भी आपके पास एक लिक्विड होगा, अलग अलग। इसकी डेंसिटी जो है वो रो 1 होगी, और इसकी डेंसिटी जो होगी लिक्विड की वो रो 2 होगी। अब आप समझिएगा, जब मैं इन दोनों पर इन्वर्टेड ट्यूब लगाऊंगा, इन्वर्टेड ट्यूब लगाऊंगा, और वो भी वैक्यूम के साथ, तो पता है क्या होगा, मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक इन्वर्टेड ट्यूब लगाई ऐसे, ठीक है, यहां पर भी मैंने एक इन्वर्टेड ट्यूब लगाई ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना, जरा देखिए, ये मैंने ट्यूब लगा दी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है, मजे आ रहा है एकदम फुल एकदम, ठीक है ठीक है, ये देखो। तो होगा क्या कि भाई ये लिक्विड भी ऐसे ऊपर मूव करेगा, ठीक है, और वो लिक्विड भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। देखो, बाहर की सराउंडिंग सेम होगी, लेकिन इनकी जो हाइट होगी, हाइट, वो हाइट अलग अलग होगी। इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है। अब मैं आपको बताऊं क्या काम करेगा, किसी एक लिक्विड की डेंसिटी दे देगा, ठीक है, किसी एक लिक्विड की डेंसिटी दे देगा, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी दे देगा, एक की हाइट दे दी होगी और दूसरे की हाइट पूछेगा कि उसके रिलेटिवली वो कितना ऊपर चलेगा, ऐसा वो पूछ सकता है। ठीक है,
तो जरा देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि भाई हम लोग एक बात जानते हैं, हम लोग यहां पर एक बात जानते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला था, थोड़ी देर पहले ही सर आपने बताया कि प्रेशर बराबर होता है रो जी एच के। अगर आप इसको फर्स्ट कंटेनर कह रहे हो या इसके प्रेशर को P1 कह रहे हो, बाहर वाले प्रेशर को या अंदर वाले प्रेशर को, तो होगा डेंसिटी रो 1। ग्रेविटी का मान हमेशा सेम रहता है 9.8 या बेटा जी 10, और हाइट क्या होगी h1। सेम यहां पर भी क्या होगा, प्रेशर जो होगा P2 वो होगा क्या रो 2, ग्रेविटी सेम h2। और हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर तो सबके लिए बराबर ही है, प्रेशर हर जगह सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे कि भाई प्रेशर P1 बराबर P2, यानी रो 1 GH1 बराबर होगा रो 2 GH2 के बराबर। ये G से G कैंसिल, तो रो 1 H1 बराबर रो 2 H2। अरे रोने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रोना धोना है गधो, इसका मतलब होता है कि ये फॉर्मूला रो का मतलब होता है डेंसिटी। ग्रीक शब्द है ये, ग्रीक शब्द है ना। तो ये हो गया आपके पास रिलेटिव टास्क, कि जिसको ये फॉर्मूला, जिसको ये सिनेरियो समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा होता है बैरोमीटर के अंदर, तो बड़ी आसानी से वो बैरोमीटर के हर एक क्वेश्चन को कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ता हूं मैं एक और बात का, एक कहानी के साथ साथ धीरे धीरे। क्या है वो जरा देखिए, क्या है वो जरा देखिए मेरे बच्चों, कि भाई जब हमारे पास ये बैरोमीटर बनाया गया था स्टार्टिंग में टोरिसेली ने, ठीक है भाई, तो बैरोमीटर से वो प्रेशर मेजर कर रहे थे, तो उन्होंने मरकरी लिक्विड लिया था एज ए स्टैंडर्ड लिक्विड। और मरकरी की जो डेंसिटी होती है, मरकरी की जो डेंसिटी होती है बेटा, वो रो बराबर 13.6 होती है, ठीक है भाई, 13.6 होती है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, सीजीएस में। एमकेएस में भी इतनी ही होगी, क्योंकि ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करोगे, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में काम करोगे, बात तो एक ही आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13.6, पर हाँ कुछ क्वेश्चंस में 13.6 हो सकती है, और कुछ क्वेश्चंस में आपको वो 13.5 भी दे सकता है। ऐसा जो है, ऐसा जो है आप लोगों को गूगल पे भी मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ जगह पर 13.6 और कुछ जगह पर 13.5। लेकिन जब वो पहली बार मेजरमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने पता है क्या पाया, उन्होंने पाया कि जब मैं मरकरी ले रहा था और मैं 1 ATM प्रेशर को मेजर करने की कोशिश कर रहा था, तो ये हाइट जो है 760 mm आई थी, 760 mm आई थी। उसी से उन्होंने एक और यूनिट बनाई थी, जिसका नाम मैं आपको यहां पर लिखकर बता रहा हूं बेटा, क्या हो जाएगी जरा देखिए। 1 ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर मुझे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 ATM बराबर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसी यूनिट को आप सेंटीमीटर ऑफ Hg में या मिलीमीटर ऑफ Hg में भी कहते हैं। अब क्योंकि उनका नाम खुद टोरिसेली था, तो उनका मन ये भी कर रहा था कि यार मैंने एक्सपेरिमेंट करा, मैंने सब कुछ करा, मैं भी तो अपना नाम दूंगा ना भाई इस एक्सपेरिमेंट को। तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो मैं अपना नाम दे देता हूं। तो उन्होंने पता है क्या बोला, ये जो 760 mm ऑफ Hg आया था ना, इन्होंने अपना नाम दे दिया कि 1 ATM जो है आज से 760 टॉर के बराबर होगा, टॉर। यानी यहां से हमें एक बात पता लगी कि 1 टॉर जो है वो 1 mm ऑफ Hg के बराबर है, mm ऑफ Hg के बराबर है, ठीक है। हो सकता है कि तुमने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार पढ़ा हो सकता है आपको ये सारा प्रेशर के बारे में सब कुछ पता हो, पर मैं आपको बता दूं यहां पर ज्यादा बढ़िया है। मुझे नहीं लगता कि तुम में कोई दिक्कत आने वाली है, कोई डाउट आने वाला है। सारे टास्क मैंने बता दिए हैं, सारे टास्क के साथ साथ मैंने आपको सारा यूनिट कन्वर्जन बता दिया है कि प्रेशर को किसी किसी फॉर्मूले में कैसे कैसे डील करना होता है, ठीक है। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन तुम आज सीख रहे हो, उसके बाद इन्हीं का यूज करेंगे हम कहां पर, पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज करेंगे, सबका यूज होगा यहाँ पर। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर समझते हो, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, आसान है वो, बहुत डरने की बात नहीं है, बड़ा आसान है। लेकिन इधर देखिए, आगे बताता हूं मैं। ये बात हम सारी समझ सकते हैं कि बैरोमीटर से हमने सब मेजरमेंट करी और हमारे पास ये सारी यूनिट आ गई बेटा।
टास्क भी मैंने बता दिया कि बैरोमीटर के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, बैरोमीटर के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने सारी आपको बात बताई। अब जरा देखो बेटा, ये मैंने टास्क 1 बताया जिसके ऊपर बैरोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे मैं बढ़ रहा हूं, आगे मैं बढ़ रहा हूं भाई, आगे एक न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल का नाम या इस क्वेश्चन का नाम मैंने अपने नाम पर दिया है, हर्ष नाम पर। ठीक है भाई, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1.70 ml ग्राम पर ml, इज फिल्ड इन द बैरोमीटर in place of mercury. What should be the length of liquid column if another barometer filled with mercury is measuring 75 centimeter pressure? आप समझिएगा, टास्क वही है पहले की तरह कि जो भी इन्वायरमेंट था, जो भी इन्वायरमेंट था वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम था, दोनों के दोनों कंटेनर के लिए बिल्कुल सेम था। जो इन्वायरमेंट यहां पर था वही इन्वायरमेंट यहां पर भी था। दो कंटेनर थे अलग अलग, उनके अंदर दो अलग अलग लिक्विड थे, उनकी डेंसिटी अलग अलग थी, तो हाइट भी अलग अलग आएगी। तो मैंने आपको रिलेशन क्या बताया था बेटा? मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि पूरा प्रेशर तो उन पर, सराउंडिंग पूरा प्रेशर तो उन पर एक जैसा ही अप्लाई करेगी बराबर, लेकिन यहां पर ग्रेविटी से ग्रेविटी वर्क कर जाएगी, तो ρ1 बराबर ρ2 हो जाएगा। तो यहां पर जरा देखिए, यहां पर जरा देखिए, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, एक आपने मान लिया लिक्विड, ठीक है, और एक आपने मान लिया भाई मरकरी, दोनों। इसके लिए ρ1 और इसके लिए ρ2 लगा लेना, दोनों को बराबर कर देना। अब जरा देखो, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 1.7, हाइट दे रखी है कितनी बेटा जी? हाँ, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, और मरकरी वालों में दे रखा है कि जो मरकरी वाली है उसकी लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया था मरकरी की जो डेंसिटी है उसको रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड लिक्विड लिया था टोरिसेली ने। ठीक है, तो उसकी यूनिट से ही हमने 760 mm ऑफ Hg निकाला था। तो ध्यान रखना है, उसकी जो डेंसिटी होगी वो आप 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज करेंगे यहां पर, तो अपने आप से एक वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि यहां पर ρ1 की वैल्यू पता है, H1 आपको निकालना है, ρ2 आपको पता है, H2 आपको दे रखी है, सब कुछ निकाल लोगे आप, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, तो बड़ा ही आसान था ये। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं। अब हम बात करेंगे मैनोमीटर की, कि क्या है ये मैनोमीटर। तो जरा देखिए बेटा, अब जो ये मैनोमीटर है ना, ये होते हैं दो टाइप के। देखो बेटा, मैनोमीटर क्या है? इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं नापते, इससे हम गैस का प्रेशर नापते हैं। लेकिन क्या है जरा देखिए, मैनोमीटर, ठीक है भाई, दो टाइप के होंगे। एक होगा हमारे पास ओपन मैनोमीटर, और दूसरा हमारे पास होगा क्लोज्ड मैनोमीटर। देखो बेटा, आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने बैरोमीटर की डेफिनेशन तो लिखी थी यहां पर इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, कि भाई इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, तो आप सर प्लीज एक बात बताइए, मैनोमीटर का यूज कहां पर करते हैं? तो जरा देखो बेटा, मैनोमीटर का यूज जो हम करते हैं वो है गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए। तो हम करेंगे यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस। अब आप आराम से इस टॉपिक को समझेंगे, इसमें क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वही सब आपको करना है। जरा देखिए, अगर मान लो तुम्हें पता है कि भाई ओपन मैनोमीटर की बात करता हूं कि ओपन मैनोमीटर क्या रहा होगा। ओपन मैनोमीटर में हम एक बल्ब लेंगे, या मान लीजिए हमने एक पोर्ट ले लिया है जिसके अंदर कोई गैस है। अब इसके अंदर यहां पर सारे के सारे क्या होंगे बेटा जी, उस जो भी गैस इसके अंदर होंगी वो पार्टिकल ही हर जगह पर मूव कर रहे होंगे, वो पार्टिकल ही हर जगह पर मूव कर रहे होंगे, इधर 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 ऐसे। और आप समझ सकते हो यहां पर मैंने एक लिक्विड भरा हुआ है, हो सकता है वो लिक्विड मरकरी हो, क्योंकि जनरली हम मरकरी लेते हैं। अब आप समझिएगा, मरकरी एक लेवल तक भरना है, और ऊपर की साइड से क्या है, ये खुला हुआ है बिल्कुल, इसके चारों तरफ क्या होगी,
इसके चारों तरफ एकदम वातावरण वाली हवा होगी, सुंदर सुंदर हवा होगी, यानी एटमॉस्फेयर होगा। क्या होगा बाहर की तरफ? एटमॉस्फेयर। अगर ये मान लिए खुला हुआ है तो सीधी सी बात है कि जो हवा के पार्टिकल होंगे ये पार्टिकल कहीं ना कहीं अंदर भी आ रहे होंगे और इस लिक्विड के सरफेस से भी टकरा रहे होंगे। अब आपको एक बात समझनी, मेरी बात समझना प्लीज। मान लो मैं यहां पर चढ़ गया और मैं इस मैनोमीटर में फूंक मार रहा हूं, तो एक बात बताओ, जितनी ज्यादा मैं फूंक मारूंगा उतनी ज्यादा गैस क्या जाएगी? इसकी नीचे चली जाएगी, और जितनी नीचे जाएगी तो ये लिक्विड का जो सरफेस है ये इधर की तरफ उठेगा और इधर की तरफ नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। अरे बता तो दो भाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जरा देखिए, अभी क्या है कि यहां पर इस लिक्विड का जो दोनों साइड में हाइट है या मतलब लेवल है वो बिल्कुल सेम है, यानी जो प्रेशर इधर से गैस लगा रही होगी वही प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा इधर से, यानी दोनों प्रेशर क्या रहे होंगे? बिल्कुल बराबर रहे होंगे यार। इसका मतलब क्या रहा होगा कि प्रेशर ऑफ गैस जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहा होगा। और ऐसे क्वेश्चन पता है मैनोमीटर के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं? मैनोमीटर के ऊपर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आपको इसकी कोई हाइट दे रखी होगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे, फिर वो पूछेगा कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा। ठीक है जी, अब आप समझिएगा कि प्रेशर ऑफ गैस जो है एटीएम प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यानी अगर मैं लिखना चाहूं मैथमेटिकली तो कहीं ना कहीं उस गैस का जो प्रेशर होगा बेटा जी वो 1 एटीएम या फिर हम कहेंगे 1.01325 बार, या फिर हम उसको कहेंगे 760 mm ऑफ Hg। आपका जो मन करे वैसे लिखे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है यार। आगे बढ़ता हूं मैं। आगे जब आप ओपन मैनोमीटर को पढ़ लेंगे, इसकी दूसरी कंडीशन समझिएगा जो आपके एग्जाम में एज इट इज डायग्राम से रिलेटेड आ सकती है। कैसे क्वेश्चन होंगे जरा देखिए, आप समझिएगा ध्यान से मेरे बच्चों। मान लो यहां पर एक लिक्विड था, ये हमारे पास एक पोर्ट है और इसके अंदर क्या रहा होगा? इसके अंदर गैस के पार्टिकल रहे होंगे, इसके अंदर गैस के पार्टिकल रहे होंगे, और जब गैस के पार्टिकल रहे होंगे तो वो गैस के पार्टिकल भी कहीं ना कहीं इस लिक्विड के लेवल से टकरा रहे होंगे, तो यहां पर गैस का भी एक अपना एक प्रेशर रहा होगा। उधर ये क्या है कि ये जो ओपन मैनोमीटर है ये बिल्कुल खुला हुआ है। खुला होने का मतलब क्या हो गया भाई? ये सराउंडिंग के पार्टिकल यानी जो एयर होंगे उसके पार्टिकल होंगे, और ये पार्टिकल कहीं ना कहीं इसके अंदर भी तो घुसे रहेंगे। और आप लोगों को पता है कि यहां पर इसके इधर जो प्रेशर होगा वो 1 एटीएम के बराबर है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। दूसरी साइड आप खुद सोचकर चलिएगा, इस गैस का प्रेशर, और जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो भाई लिक्विड इधर से इधर आया। समझिएगा मैंने क्या काम करा? मैंने वही काम करा पहले की तरह ही, कि मैंने ऐसे मान लो ज्यादा फोर्स लगाया होगा, ज्यादा प्रेशर लगा होगा, उधर का प्रेशर कम रहा होगा, तभी तो ये लिक्विड इधर से इधर चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जरा देखिए, हम लोगों को ये बात समझ चुके हैं कि प्रेशर ऑफ गैस जो है, प्रेशर ऑफ पैग लिख दिया, बताओ, प्रेशर ऑफ गैस जो है वो छोटा है प्रेशर ऑफ एटीएम से। ये बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब होगा क्या कि अगर मुझे इस इक्वेशन को बराबर करना है, इक्वल करना है, तो मुझे प्रेशर ऑफ गैस की साइड में कुछ लिखना पड़ेगा, यानी मुझे कोई ना कोई प्रेशर ऐड करना पड़ेगा। और वो प्रेशर किसके रिलेवेंट होगा? ये एक लेवल होगा आपके पास यहां पर, एक लेवल होगा आपके पास यहां पर। तो ध्यान रखना है बेटा जी, ये जो डिफरेंस आएगा दोनों हाइट में, इसको आप कहते हैं एच। और याद रखिए, जब आपको किसी लिक्विड की हाइट पता है तो आप बड़ी आसानी से उसका प्रेशर निकाल लेंगे। किससे? उसका प्रेशर निकाल लेंगे किससे बेटा जी? रो, क्योंकि प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? रो जी एच के बराबर। क्या हो जाएगा? रो जी एच के बराबर। तो आप लोग लिखेंगे क्या कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो छोटा है, यदि मैं उसमें रो जी एच जोड़ दूं तो वो बराबर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और भाई प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? वो प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्लस रो जी एच, सॉरी माइनस रो जी एच के बराबर। तो इस इक्वेशन से आप क्या कर देंगे बेटा जी? इस इक्वेशन से आप प्रेशर निकाल लोगे बड़े आसानी से। इस इक्वेशन से आप क्या निकाल लोगे?
प्रेशर निकाल लोगे गैस का। अच्छा, आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है, मैं टास्क देता हूं, देखो आप समझ जाना। देखो बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो 1 atm है, और जब कभी भी आप यहां पर हाइट रखोगे, मान लो आप SI यूनिट कंपेयर करना चाहते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM, उसको आपने मान लीजिएगा 1 atm माना हुआ है, या 101325 न्यूटन 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 पर मीटर स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, आप नहीं पता है। सपोज करो पहला टास्क क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि आपको फर्स्ट कंडीशन है, यदि हाइट आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है बेटा जी? 10 सेंटीमीटर, और आपको गैस का प्रेशर निकालना है, तो आप लोग पता है कैसे करेंगे? देखो, आपको इसी मैनोमीटर के अंदर ये जो हाइट दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है भाई? तो आप लोग क्या करोगे, जरा देखिए कि प्रेशर ऑफ गैस बराबर होगा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH, सॉरी माइनस रो GH, ऐसे लिखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं SI यूनिट में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 101,325 माइनस डेंसिटी उस लिक्विड की दे रखी होती है, ठीक है भाई? मान लीजिएगा कि जो डेंसिटी दे रखी है उस लिक्विड की यहां पर, वही 13.6 दे रखी है, किसमें? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ठीक है भाई? किलोग्राम पर लीटर में, सॉरी किलोग्राम पर लीटर में दे रखी है, किलोग्राम पर लीटर में दे रखी है। अब आप इसके लिए क्या करोगे, जरा समझिएगा। आप लोग क्या काम करोगे, जब SI यूनिट निकालोगे तो यहां पर ध्यान रखना है 13.6 मरकरी ले रखा है, ठीक है भाई? किलोग्राम SI है तो किलोग्राम लिखेंगे एज इट इज। लीटर को जब आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो जाएगा बेटा जी। ऊपर हमारे पास क्या होगा? ग्रेविटी का वैल्यू 10 रख देना अपनी तरफ से, है ना भाई? और हाइट जो होगा वो आपके पास 10 सेंटीमीटर आपने लिया था, इसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा? इसको आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको सॉल्व करना बेटा। सॉल्व करने के बाद आप प्रेशर ऑफ गैस बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेना। कब? जब आपको हाइट दे रखी हो 10 सेंटीमीटर और डेंसिटी जो दे रखी हो लिक्विड की वो 13.6 कितनी दे रखी हो बेटा जी? किलोग्राम पर लीटर दे रखी हो। क्या दे रखी हो? किलोग्राम पर लीटर दे रखी हो, ठीक है भाई? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी मेरे को एक बात और याद आई, हाँ ठीक है ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझनी है टास्क नंबर 1 की। दूसरी बात समझेंगे, आप लोग खुद कैलकुलेट करके दिखाएंगे बेटा, कसम है आपको, अगर आपने नहीं कैलकुलेट करवा तो भस्म हो जाओगे बिल्कुल। दूसरी कंडीशन क्या है? आपको हाइट दे रखी है 100 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 100 सेंटीमीटर, ऐसे मान लेना। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM, वो तो आपको दे रखा है कितना बेटा जी? वो दे रखा है वही सेम 101,325, वो तो कभी चेंज नहीं होगा SI में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो दे रखी होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो दे रखी है वो दे रखी है 13.6 किलोग्राम पर लीटर। तो किलोग्राम को आप एज इट इज रखोगे, लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना अगर SI यूनिट निकालना चाहते हो तो, ठीक है जी? तो यहां पर जरा देखिए, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे चुपचाप। सॉल्व जैसे आप करेंगे सेम ऐसे मानकर कि डायग्राम हर बार यही रहा, डायग्राम यही रहेगा, डायग्राम चेंज नहीं होगा। डायग्राम चेंज हो गया फिर इक्वेशन अलग लगेगी, डायग्राम यही रहेगा। बस मैंने क्या करा कि मैंने लिक्विड की डेंसिटी आपको दे रखी है और हाइट 100 सेंटीमीटर या कुछ भी अलग दे रखी है, उसके हिसाब से पूछ रहा हूं कि भाई क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा, ठीक है जी? तो इसको आप सॉल्व कर लेना। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के लिक्विड, दूसरे टाइप के डायग्राम की। ये भी ओपन मैनोमीटर का ही डायग्राम है, लेकिन यहां पर उल्टा है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मरकरी इधर की साइड नहीं चढ़ा, उधर की साइड चढ़ गया। उधर की साइड चढ़ने का मतलब क्या हुआ होगा भाई? कि भाई इधर से हमें पता है कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, ठीक है? और इधर से जो ये प्रेशर लग रहा होगा इधर,
इधर लग रहा होगा गैस का प्रेशर। अब यदि गैस का प्रेशर ज्यादा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहा होगा, हम तो ये बात जानते हैं कि प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ चलता है। तो ये लिक्विड कैसे जाएगा भाई? ये लिक्विड आपके पास ऐसे नीचे की तरफ और ऐसे ही ऊपर गया है कि नहीं गया? बोलो। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, ये लिक्विड ऐसे ही गया है कहीं। तो जरा देखिए दोनों साइड में, सॉरी 1 मिनट का समय दीजिएगा। ओहो, दोनों साइड में आपका क्या हो जाएगा बेटा जी? दोनों साइड में मरकरी का लेवल अलग अलग आएगा, मरकरी का लेवल अलग अलग आएगा, ध्यान रखना है। और मरकरी का अगर लेवल अलग अलग आया, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास हाइट के बराबर है। तो अब जरा देखो इसमें इक्वेशन क्या बनाएंगे हम। एक तरफ मेरे पास प्रेशर ऑफ गैस है, मैंने लिखा प्रेशर ऑफ गैस, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ लिख रहा हूं मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 101325 के बराबर होगा, ध्यान रखना ये बात। अब आप समझिएगा, प्रेशर ऑफ गैस बराबर प्रेशर ऑफ एटीएम। अब जरा अगर हम बात करें इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड इधर से उधर की तरफ गया है, तो आप कहोगे कि प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है प्रेशर ऑफ एटीएम से। बात तो सही कह रहे हो। इसका मतलब मुझे इस बार इधर कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बराबर आएगी इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा कि प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो होगा प्रेशर ऑफ एटीएम प्लस वही फॉर्मूला रो जी एच। जी की वैल्यू आप 10 लिख देंगे, रो की वैल्यू आपको दे रखी होगी, अगर इसके अंदर मरकरी है तो रो की वैल्यू आएगी 13.6, किसके बराबर आएगी? किलोग्राम पर लीटर के बराबर आएगी। और भाई हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट किसके बराबर आएगी? मान लो हाइट आपको कोई ना कोई दे रखी होगी। तो जरा देखिए मैं आप लोगों को एक टास्क के अंदर क्वेश्चन दे रहा हूं, ये होगा आपके पास सी ऑप्शन में, जब लेवल ऑफ मरकरी लॉन्गर लिम देन द शॉर्टर लिम। इधर देखिए क्या होगा। कंडीशन 1, हाइट आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, डेंसिटी आपको दे रखी है 13.6, ठीक है भाई 13.6 कितनी? किलोग्राम पर लीटर। तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि उस गैस का प्रेशर कितना रहा होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी? हाइट आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, और रो दे रखा है आपको कितना बेटा जी? रो दे रखा है आपको वही 13.6 किलोग्राम पर लीटर। आपको बेटा मैं सच बता रहा हूं, इक्वेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो आपको एक बार पता लगी जाएगी ना, जो आपको स्टार्टिंग में याद करवाई थी 101325। इसको एसआई से जोड़ना, आपके पास जो आंसर आएगा ना भाई साहब करेक्ट आएगा, गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई इस तरह के जो है आपके पास ओपन मैनोमीटर आएंगे, और ओपन मैनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी ऐसे ही आ सकते हैं डायग्राम से रिलेटेड। बस इनका अगर आपने आंसर दे दिया, सही सही आंसर दे दिया, तो गारंटी बता रहा हूं आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। और भाई इसका देखो, ये जो मैंने 100 सेंटीमीटर दिया था एक टास्क, इसको 100 की जगह पर ना 50 करना, 50 सेंटीमीटर करना, और अब इसका आंसर निकालना, ठीक है जी। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखो भाई। अब हमारे पास क्या है? क्लोज मैनोमीटर। क्लोज मैनोमीटर क्या होगा? आपके पास फिर से वही मैनोमीटर जैसी डिवाइस, और ये आपके पेपर में डायग्राम बने हुए आते हैं। डायग्राम को देखकर ही आपको क्या करना होता है? प्रेशर जो है मेजर करना होता है। अब आप समझिएगा, इधर एक बल्ब है जिसके अंदर कोई गैस होगी, इसके अंदर क्या होगी? गैस होगी ए गैस मान लिया, और ऊपर से मैंने बंद करा हुआ है बिल्कुल। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो फ्री स्पेस होगा इसके अंदर भी कोई गैस होगी, इसको मैंने कहा कि इसके अंदर गैस बी है। आपको देखकर पहचानना है कि यार इधर से लिक्विड का लेवल नीचे की तरफ है, उधर लिक्विड का लेवल ऊपर है ज्यादा। इसका मतलब क्या रहा होगा कि जो दो लिक्विड का डिफरेंस आएगा ना लेयर में, इसको हम हाइट कहेंगे। और हाइट आपको समझ में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं लिक्विड इधर से उधर की तरफ मूव हुआ है, इधर से इधर की तरफ मूव हुआ है। इसका मतलब क्या रहा होगा कि प्रेशर ऑफ गैस ए विल बी ग्रेटर प्रेशर ऑफ गैस बी। आप लोग समझ जाएंगे। हाँ ये बात तो सही है सर, ये बात तो हम समझ गए। तो जरा देखिए होगा क्या कि आप लोगों को इक्वेशन बनानी है, प्रेशर ऑफ ए, मुझे उधर कुछ जोड़ना पड़ेगा प्रेशर ऑफ बी, और वो जोड़ना पड़ेगा रो जी एच। और जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल दे रखा होगा तो आई गारंटी कि आपको उस लिक्विड की डेंसिटी आपको गिवन होगी। ग्रेविटी आप जानते हैं वैल्यू 10 होती है, और इस एच की वैल्यू भी आपको दे रखी होगी। बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है।
दोनों गैसों में से एक गैस का प्रेशर आपको गिवन होगा और दूसरी का गैस का प्रेशर आपको निकालना होगा। बस इतना सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इस इक्वेशन को बनाना सीखिए, मैनोमीटर को देखना सीखिए और ये जानिए कि मैनोमीटर के हिसाब से कैसे कैसे प्रेशर हम निकालते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे देखते हैं अब क्या कहा इसने। इसने बोला कि इफ अ लेवल ऑफ मर्करी इज लॉन्गर लिव इन शॉर्टर देन द शॉर्टर लिम। ओहो, आप ये समझिएगा, कुछ मत समझिए, डायग्राम ये तो सब इंग्लिश है। आप बताइए, अगर इसका लेवल यहां पर नीचे है और इसका लेवल यहां पर ज्यादा है, यहां पर मान लीजिएगा कि गैस ए है और यहां पर जो है गैस बी है, और हम लोग ये जानते हैं कि लिक्विड का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है, यानी उधर प्रेशर क्या रहा होगा ज्यादा, इधर प्रेशर क्या रहा होगा कम, तो हम क्या कहेंगे भाई, प्रेशर ऑफ गैस ए छोटा है प्रेशर ऑफ गैस बी। प्रेशर ऑफ गैस ए छोटा है प्रेशर ऑफ गैस बी, और जब आप इस इक्वेशन को इक्वल करोगे तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई वैल्यू जोड़नी पड़ेगी ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। और वो किसके रिलेवेंट होगी, इस एच के रिलेवेंट होगी। और एच से यानी हाइट से हम प्रेशर को कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है जो हाइट में और प्रेशर में रिलेशन निकालता है, रो जी एच। तो आप क्या करोगे, प्रेशर ऑफ ए प्लस रो जी एच, क्या बोला मैंने, रो जी एच, और बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ बी के बराबर। किसके बराबर हो गया बेटा जी, प्रेशर ऑफ बी के बराबर। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपको गैस का प्रेशर दे रखा होगा। ठीक है भाई, गैस बी का प्रेशर मान लो निकालना होगा, आपको ये हाइट भी दे रखी होगी। मैं टास्क बता देता हूं, पहला क्वेश्चन करा रहा हूं इस पर। डायग्राम आपके पास यही है कि प्रेशर ऑफ गैस ए, प्रेशर ऑफ गैस ए जो है वो दे रखा है आपको 1 atm, ठीक है, और प्रेशर ऑफ गैस बी आपको फाइंड करना है। हाइट जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और डेंसिटी जो है बेटा लिक्विड की वो होगी 13.6, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको बेटा जी पहला क्वेश्चन है क्लोज मैनोमीटर के बी पार्ट का जो आपको करना है। तो टास्क 1 ये रहा, एक बार क्वेश्चन करके देखना, डायग्राम सेम ही होगा, हर पेपर में डायग्राम को देखकर ही आपको इक्वेशन बनानी है। आपको खुद ही फील करना पड़ेगा किसका प्रेशर कम है किसका प्रेशर ज्यादा है। जिधर प्रेशर कम होता है उधर आप रो जी एच जोड़ना है, बस इतनी बात। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने उतार लिया अपने दिल में अपने मन में, तो सिर्फ ये देखने पर आपको आज तक भारी लगे होंगे कि मैनोमीटर बैरोमीटर के क्वेश्चन पता नहीं कैसे होते होंगे, कहां पूछे जाते होंगे, एनसीईआरटी में तो दे भी नहीं रखा। अरे आईआईटी में पूछे जाते हैं और धज्जा उड़ाएंगे इनकी, हम देख लेना। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट जब खत्म हो गया तो जरा देखो भाई, ये पार्ट जब खत्म हो गया तो अब हम बात करेंगे किसकी, गैस लॉ के बारे में, बॉयल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में, गैस इक्वेशन के बारे में, सब कुछ डिटेल में करेंगे, सब कुछ डिटेल में करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि पहले आप इसके फंडामेंटल यूनिट कन्वर्जन समझिए, मैनोमीटर और बैरोमीटर को ध्यान से समझिए, इसके बाद आपके पास गैस लॉ। और अब मान लीजिए कि जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी लेवल का जो सिलेबस दे रखा है अब से स्टार्ट होगा वो। ये जो पहला लेक्चर था ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था गैस के लिए, और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये वो पॉइंट थे जो आप मिस करके आगे अपनी प्रैक्टिस करते हो या प्रिपरेशन करते हो। मैनोमीटर और बैरोमीटर को बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं बट बहुत इजी होते हैं। आप, मुझे पता है कि आप उसको लाइटली नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों को भरोसा है बीडब्ल्यू पर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत,